मैं मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। सिया दौड़कर रूम में पहुंची तो आदित्य अब काफी रिलीफ महसूस कर रहा था। सिया ने अब तक न जाने कितनी बार उसे सॉरी बोल दिया था, लेकिन आदित्य इस टाइम बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। सिया ने आइस वाटर में उस टॉवल को एक बार फिर से भिगोया और आदित्य की चेस्ट पर रख दिया। टॉवल के ठंडा होने की वजह से आदित्य के मुंह से उफ निकल गई। आदित्य ने सिया के दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसे अपने ऊपर खींच लिया। आदित्य के ऐसा करने से सिया एकदम से घबरा गई। आदित्य की आंखें सिया के चेहरे को इस तरह घूर रही थी जैसे वो उससे इस सब का अभी बदला लेना चाहता हो। सिया ने घबराते हुए आदित्य से कहा, आदित्य आई एम सॉरी, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। देखो, अगर मुझे ये करना होता तो मैं तुम्हारी इस तरह हेल्प नहीं कर रही होती। तुम्हारे जैसी अजीब लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। खुद ही जख्म देती हो और खुद ही उस पर मरहम लगाने का काम करती हो। ये तुम मेरे केस में कर रही हो या फिर तुम नॉर्मली भी ऐसी हो? आदित्य ने सरकाज़्म में सिया से पूछा। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं लोगों के ऊपर कॉफी गिराती फिरूं या अटैक करती फिरूं। तो तुमने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया था कि मेरे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। वैसे मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे अफसोस है इसका। आई एम रियली सॉरी। ये बोलते हुए सिया की आंखों में अफसोस दिखाई दे रहा था। वाह, अच्छा लगा सुनकर कि तुम्हें सिर्फ अफसोस ही है। जरा सामने वाले की सोचो जिसके ऊपर बीत रही है। एक तो मेरी कार के सामने अपनी स्कूटी लेकर कूद पड़ी, उसके ऊपर से मेरे ऊपर गुस्सा दिखा रही हो। आदित्य ने सिया को अपने करीब थामे हुए कहा। आदित्य, तुम फिर से मत शुरू हो जाओ वरना। सिया ने आंखें दिखाते हुए आदित्य को धमकी देने के अंदाज में कहा। वरना क्या? एक और कप कॉफी मेरे ऊपर फेंक दोगी और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा इसके बाद? बोलते हुए आदित्य ने सिया को अपने थोड़ा और नजदीक कर लिया। सिया द चैटर बॉक्स की तो बोलती ही बंद हो गई। आदित्य के इस कदर उसके करीब आने से वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने हकलाती आवाज में कहा, ये आप क्या कर रहे हो? आदित्य ने कोई जवाब ना देते हुए सिया को बेड पर पलट दिया। आदित्य सिया के ऊपर आ गया था। सिया ने जो टॉवल आदित्य के ऊपर डाली थी अब पलटकर सिया के ऊपर ही आ चुकी थी। आदित्य शर्टलेस सिया के ऊपर झुका हुआ था। उसने सिया के दोनों हाथों को बेड पे जोर से प्रेस कर दिया। सिया के मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। आदित्य की नजरें सिया को बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रही थी। सिया ना तो हिल पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। आदित्य का सिया के ऊपर आकर उसे इस तरह होल्ड करना ही सिया को चुप कराने के लिए काफी था। अब आदित्य को पता चल चुका था कि सिया की बोलती कैसे बंद करनी है। आदित्य ने सिया को उसी पल छोड़ दिया। सिया सुनिए अब अपनी पसंदीदा ऑडियो स्टोरीज पॉकेट एफएम कॉइन्स के साथ। कॉइन्स खरीदो और अपनी पसंद की कहानी ऑडियो बुक अनलॉक करो। पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये कॉइन्स कभी एक्सपायर नहीं होते और साथ ही आप इनसे अनलॉक कर सकते हैं किसी भी कहानी के कोई भी एपिसोड। कॉइन्स का इस्तेमाल करने के लिए अपनी पसंद की ऑडियो बुक पर जाएं और नीचे स्क्रॉल करें। जो एपिसोड अनलॉक करना हो उस पर टैप करें। याद रहे, आप जितने एपिसोड अनलॉक करना चाहें उतने सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉइन्स कम है तो टैप गेट मोर कॉइन्स, फिर अपनी मर्जी का कॉइन पैक सिलेक्ट करके पेमेंट कीजिए। बस फिर क्या, आपकी कहानी ऑटोमेटिकली प्ले होने लगेगी। एक बात और, आप फ्री कॉइन्स भी पा सकते हैं। उसके लिए आपको फ्री कॉइन सेक्शन में जाकर कुछ आसान काम करने होंगे, जैसे कोई वीडियो देखना या फिर अपने दोस्तों को पॉकेट एफएम रेफर करना। अपना कॉइन बैलेंस चेक करने के लिए माई स्टोर टैब पर जाएं और कहानी सुनते जाएं। सिया आदित्य दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। आदित्य के छोड़ते ही वहां से फौरन दौड़ लगाकर बाहर आ गई। आदित्य भी बेड से उठ गया। उसने अपनी वही कॉफी के दाग वाली शर्ट पहनी और सिया के पीछे पीछे वो भी नीचे आ गया।
एकांश ने आदित्य से पूछा, भाई अब तुझे कैसा फील हो रहा है? तेरे चेहरे को तो देखकर लग रहा है कि अब तो पहले से बेटर है। हाँ, पहले से बेटर हूं मैं। क्रेडिट गोज टू मिस बर्निंग एक्सप्रेस, इन्होंने ही मेरा ट्रीटमेंट किया। आदित्य ने सिया की तारीफ में कहा। यष्टि ने हंसते हुए कहा, अच्छा नाम रखा आपने सिया का, बर्निंग एक्सप्रेस। सिया ने चिढ़ते हुए यष्टि से कहा, तुम मेरी तरफ है या आदित्य की तरफ? इस पर यष्टि ने जवाब दिया, तुम लोग अभी भी एक दूसरे से लड़ ही रहे हो। किसी ने भी एक बार श्रेया की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो कब से सिया आंटी और अपने आदि मामा के साथ खेलने के लिए तरस रही है, लेकिन तुम्हें तो अपनी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है। जब से घर आए हो लड़ते ही जा रहे हो। अब जाकर सिया और आदित्य ने श्रेया की तरफ ध्यान दिया। श्रेया वाकई में गुस्से में अपने दोनों हाथ बांधकर मुंह फुलाकर बैठी थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो सिर्फ आदि और सिया की एक किस से ही गायब हो जाने वाला था। और ये बात दोनों को पता थी। बच्चों का गुस्सा ऐसा ही होता है। दोनों ने श्रेया के गाल पर किस किया तो श्रेया ने दोनों को ही फौरन गले लगा लिया। श्रेया को दोपहर का लंच कराने के बाद यष्टि ने उसे उसके रूम में सुला दिया। अब जाकर उसे सिया से बात करने की फुर्सत मिली थी। इधर एकांश और आदित्य दोनों ही स्टडी रूम में बातें कर रहे थे। यष्टि ने सिया से पूछा, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मुझे अपने इस रिलेशन को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एकांश तो पहले से ही पहल कर चुके हैं, बस मैं ही आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। सिया ने यष्टि से पूछा, तो क्या तू एकांश चीजों से प्यार करने लगी है? मुझे तो यही लगता है कि मैं एकांश से प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे नजदीक आते हैं तो मैं तो जैसे सांस लेना ही भूल जाती हूँ। मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार से चलने लगती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यष्टि खोई खोई आवाज में सिया को बता रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे किसी तरह का दौरा पड़ने लगा हो और तू उसे प्यार समझ रही है? सिया ने यष्टि का मजाक उड़ाते हुए कहा। तो यष्टि ने गुस्सा होते हुए उसे जवाब दिया, तू तो मुझे बचपन से जानती है, कब तूने मुझे इस तरह का कोई दौरा पड़ते हुए देखा है? और प्लीज मुझे कंफ्यूज मत कर, मैं पहले से ही बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे पता है इस रिश्ते की शुरुआत सिर्फ एक मजबूरी में हुई थी, लेकिन टाइम के साथ साथ मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं एकांश को इतना पसंद करने लगी। मुझे एक पल भी एकांश को देखे बिना चैन नहीं आता। जब वो मुझे बिना बताए यहाँ से चले गए थे, तब मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे वो टाइम काटा था। हम्म, तो बात इतनी आगे पहुंच चुकी है, तो फिर तू किस बात का इंतजार कर रही है? तुझे भी एकांश चीजों के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। सिया ने यष्टि को समझाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तू सही कह रही है, मुझे एकांश के प्यार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि एकांश से अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे कभी मिल सकता है। यष्टि ने सिया की बात से एग्री होते हुए कहा। दोनों बातों में बिजी थे जब एकांश ने उनके रूम का डोर नॉक किया। एकांश के सामने आते ही यष्टि पूरी तरह शर्मा गई, जिससे एकांश को अंदाजा लगाने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई कि वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। सिया ने उठते हुए कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, वैसे भी मेरा उस आदित्य नाम के भूत ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। मुझे आज ऑर्फनेज भी जाना है कुछ कपड़े डोनेट करने के लिए। यष्टि खड़े होकर सिया से गले मिली और अब सिया वहां से बाहर जा चुकी थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसका सामना एक बार फिर आदित्य से हो गया, लेकिन इस बार ना उसने आदित्य से कोई बात की और ना ही कोई झगड़ा। उसने उसे इग्नोर किया और मेन डोर की तरफ बढ़ गई। आदित्य ने भी एकांश के रूम में जाकर एकांश से जाने के लिए परमिशन मांगी। एकांश ने उससे पूछा, तू यहीं पर क्यों नहीं रुक जाता आज? नहीं यार, मैं अपने घर पर ही जाकर स्टे करूंगा। वैसे भी 6 महीने बहुत लंबा टाइम होता है और मुझे डैड से मिलने का बहुत मन हो रहा है। वैसे भी कल से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है,
तो आज रात में ही उनसे काफी सारी चीजों का मुझे हैंड ओवर लेना पड़ेगा। आदित्य ने एकांश से कहा। एकांश ने आदित्य को गले लगाते हुए कहा, चल ठीक है, फिर मिलते हैं। जल्दी प्लान करेंगे और अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। आदि भी वहां से अपने घर के लिए निकल गया। उस रूम में अब सिर्फ यष्टि और एकांश ही बचे थे। एक ऑकवर्ड सा साइलेंस उस रूम में पसरा हुआ था। एकांश ने तो पहले ही बोल दिया था कि इस बार पहल यष्टि की तरफ से होगी। वो अब उसे हाथ भी नहीं लगाने वाला था। कह तो उसने दिया था, लेकिन यष्टि को अपने सामने देखकर खुद को रोक पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। यष्टि ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो एकांश के सामने अपने प्यार का इजहार करेगी, लेकिन इतने सीधे तरीके से नहीं। उनका अपनी मैरिड लाइफ में ये पहला कदम होने वाला था, तो उसके लिए सब कुछ स्पेशल होना चाहिए। यष्टि मन ही मन प्लान बना रही थी कि वो किस तरह एकांश के सामने अपने प्यार का इजहार करेगी। इस समय न तो एकांश ने कुछ कहा और न ही यष्टि ने, लेकिन यष्टि ने अपने दिमाग में प्लानिंग कर ली थी कि वो किस तरह से एकांश के प्यार को एक्सेप्ट करेगी और उसे अपनी फीलिंग्स बताएगी। उसे कल का इंतजार था ताकि एकांश की एब्सेंस में वो तैयारियां कर ले। वो एकांश को सरप्राइज देना चाहती थी। उसे पता था कि एकांश का मूड एक पल में ही ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे कल तक का इंतजार करना था। रात हुई। एकांश पिछले दिन की तरह आज भी सोफे पर सोने के लिए चला गया। यष्टि मन ही मन कह रही थी, सिर्फ आज का ही इंतजार है। कल आप मेरे साथ एक ही बेड पर सोओगे। कल आपकी यष्टि अपने आप को आपको सौंप देगी। एकांश यष्टि के मन में चल रहे इन सब प्लान से बिल्कुल अनजान था, लेकिन जाहिर सी बात थी कि जब उसे ये सब पता चलेगा तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक होगी। यष्टि भी एकांश से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी, जो उसे भी रियलाइज हो चुका था। तो आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक, लेकिन अभी देखना बाकी है कि कैसा होगा यष्टि और एकांश का मिलन। इस बार पहल यष्टि की तरफ से होगी, तो वो क्या करेगी जिससे एकांश का दिल पिघल जाएगा। ये सब जानने के लिए इंतजार करिए इस कहानी के अगले एपिसोड का। दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। सुबह उठकर एकांश अपने जिम चला गया, जिसके आधे घंटे में यष्टि भी उठ गई। उसने जाकर श्रेया को उठाया। सुबह से ही वो एक रेगुलर रूटीन डे से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसमें कुछ भी खास नहीं था, लेकिन रात अभी बाकी थी। एकांश के लिए यष्टि के मन में जो प्लानिंग्स चल रही थी उससे वो बिल्कुल अनजान था। यष्टि ने ब्रेकफास्ट सर्व किया तो उसकी एक नजर एकांश से मिली, जिसके बाद वो अपने आप को शर्माने से नहीं रोक पाई। एकांश को उसका ये बदला हुआ नेचर समझ में नहीं आया। उसने नोटिस जरूर किया, लेकिन बोला कुछ नहीं। एकांश ने श्रेया को अपनी गोद में बिठाकर उसे ब्रेकफास्ट कराया। इसके बाद वो श्रेया के माथे पर किस करके उसे गुड बाय बोलकर वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। यष्टि चोर नजर से एकांश को जाते हुए नोटिस कर रही थी। उसने एकांश के जाते ही सिया को फोन किया। हेलो सिया, तू यहाँ आ सकती है क्या? मेरे माइंड में कुछ प्लान है, तो आएगी तब बताती हूँ। यष्टि, यार ऑफिस में मुझे कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। चल बोल दूंगी कि मेरी तबीयत खराब है। तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। थैंक्स यार, यष्टि ने कहा। यार थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, निकलती हूँ मैं कुछ टाइम में। बोलते हुए सिया ने फोन रख दिया। अब यष्टि सिया का इंतजार करने लगी। इधर आदित्य के डैड ने उसको सुबह ही उठा दिया था अपने साथ चलने के लिए, क्योंकि उन्हें आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होकर आदि को अपना काम और बिजनेस सौंपना था। एज अ न्यू बॉस आज उसका ऑफिस में इंट्रोडक्शन डे था। आदि जल्दी से रेडी हो गया मन मारकर। वो अपने डैड को मना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था। एक तो पहले दिन वो फ्लाइट पकड़कर वापस ही आया था, ऊपर से सिया ने उसको कॉफी से जला दिया था।
तब से उसे चैन लेने का मौका ही नहीं मिला था और अब उसे अपने डैड के साथ ऑफिस जाना था। आदि और उसके डैड ऑफिस के लिए निकल गए। डैड के चेहरे की खुशी आज दोगुनी हो गई थी क्योंकि उनका इकलौता बेटा आज इतना बड़ा हो गया था कि उनका काम संभालने जा रहा था। आदि अपने डैड के साथ ऑफिस में एंटर हुआ ही था कि सब ने खड़े होकर बिग बॉस को गुड मॉर्निंग कहा। आदित्य के डैड ने सबको क्लैपिंग करके अटेंशन देने के लिए कहा। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुका हूं जहां मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो मैं आप सभी को आपके नए बॉस से मिलवाना चाहता हूं। आदि के डैड की बातें सुनकर वहां के सभी लोगों के चेहरे पर उदासी आ गई क्योंकि उसके डैड ने आज तक सबको एक फैमिली की तरह ट्रीट किया और अब वो जा रहे थे। आदि के डैड ने सबको विश्वास दिलाते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं यहाँ आता जाता रहूंगा और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी होगी तो मुझसे डायरेक्टली आकर मिल सकता है। आफ्टर ऑल हम एक फैमिली है। उनकी ये बातें सुनकर सबने जोर जोर से उनके लिए क्लैपिंग की। अब डैड ने आदि का सबको इंट्रो दिया। मीट माय वन एंड ओनली सन आदित्य कपूर। आज से यही यहाँ का इंचार्ज होगा। मेरी तरह आदि भी इस ऑफिस को अपनी फैमिली समझकर काम करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप सब एक एक करके आदित्य को अपना इंट्रोडक्शन दें और अपने डिपार्टमेंट बताएं ताकि उसे सबको समझने में आसानी हो। सभी एम्प्लॉयज एक एक करके आदित्य को अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। जब आदि के डैड ने पूछा, सिया नहीं आई आज, कहाँ है वो? उसके साथ की एक लड़की ने जवाब दिया, साहब उसने आज की लीव अप्लाई की है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए वो आज नहीं आई। ओके, उसे बोलना अपना ध्यान रखे। बोलते हुए डैड अपने केबिन की तरफ चले गए। आदित्य के दिमाग में सिया का नाम स्ट्राइक कर गया था। उसने उस लड़की को अपने पास बुलाकर उससे पूछ ही लिया, ये सिया कौन है? आई मीन उसका पूरा नाम क्या है? साहब उसका पूरा नाम सिया देसाई है। वैसे क्या आप उसे जानते हैं? उस लड़की ने पलटकर आदित्य से पूछा तो आदित्य ने जवाब दिया, नहीं, मैं और किसी सिया को जानता हूँ। वैसे किस पोस्ट पर काम करती है? उस लड़की ने आदि की बात का जवाब दिया, साहब वो मिस्टर कपूर की सेक्रेटरी की पोस्ट पर काम करती है। ओके, ठीक है। बोलकर आदि अपने केबिन की तरफ चला गया। आदि के डैड ने पहले से ही उसकी टेबल पर फाइल्स का ढेर लगवा दिया था जिसे उसे पढ़ना था। अपने सारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए अगर आज सिया वहां होती तो ये सारे काम वो करती। आदि को पढ़कर उन फाइल्स की डिटेल्स ब्रीफ करने का, लेकिन आज वो ऑफिस में नहीं थी। आदि अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। उसने एक फाइल को हाथ में उठाकर अपने आप से ही कहा, अगर तुम वही सिया हो जो मैं सोच रहा हूं तब तो यहाँ काम करके मजा आने वाला है। जहाँ तुम हो वहां का माहौल तो अपने आप ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। वैसे ये लड़की तो बीमार होने वालों में से नहीं है, बल्कि सबको बीमार करने वालों में से है। जरूर कुछ और बात है। अब तो कल ही सब पता चलेगा। बोलते हुए आदि फाइल्स पर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। इधर सिया यष्टि के घर आ चुकी थी। सिया के आते ही यष्टि ने उसे अपने आज के प्लान के बारे में बताया, जिसे सुनकर सिया ने कहा, वाह यार, बड़ा यूनिक आइडिया है तेरा। जनरली तो लोग वही टिपिकल डेट डिजाइन करते हैं, लेकिन तेरा तरीका हमेशा की तरह यूनिक है। अब मुझे ये बता कि मेरी क्या हेल्प चाहिए तुझे? यष्टि ने उसे सब कुछ बताया। सिया ने श्रेया को गोद में लिया और कहा, बेटा आज श्रेया बेटा अपनी मौसी के साथ मस्ती करेगी। बोलते हुए वो सिया को अपने साथ ले गई। इधर शाम होने को आई थी। एकांश ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और घर के लिए निकल गया।
आदि ने भी अपने काम खत्म कर लिए थे। उसकी पीठ पूरी तरह से टूट गई थी आज पहले दिन इतना काम करके। उसे रेस्ट की और अपने मूड को लाइट करने की जरूरत थी। आदि ने सोचा क्यों ना श्रेया से मिल लिया जाए। उसे देखकर उसका मूड एकदम से लाइट हो जाएगा। आदि भी अपने ऑफिस से एकांश के घर के लिए निकल गया था। एकांश पहले घर पहुंच गया था। घर पहुंचकर उसने देखा रोज उस हॉल में उसका इंतजार करने वाली यष्टि आज वहां नहीं थी। उसकी जगह सिया श्रेया को खाना खिला रही थी। यष्टि कहाँ है? एकांश ने सिया से पूछा तो सिया ने उसके हाथ में एक नोट पकड़ा दिया जो यष्टि ने उसके लिए छोड़ा था। एकांश ने जब वो नोट खोलकर देखा तो उसमें एकांश के लिए एक एड्रेस लिखा था जहां उसे आने के लिए यष्टि ने प्लीज लिखकर एक स्माइली इमोजी बना रखी थी। एकांश ने सिया से पूछा ये क्या मजाक है? अब क्या नया चल रहा है इस लड़की के दिमाग में? आप जाकर क्यों नहीं देख लेते जहां वो आपको बुला रही है? सिया ने एकांश से कहा तो एकांश अपने लैपटॉप बैग को अपने रूम में रखने चला गया। एकांश सीढ़ियों से नीचे ही आ रहा था जब डोर बेल रिंग हुई। सुनीता जी ने डोर खोला तो वहां आदि खड़ा था। आदि को देखते ही सिया का मुंह बन गया, लेकिन आदि के चेहरे पर आज स्माइल थी क्योंकि वो जानता था जो अभी सिया को नहीं पता था। सिया ने आदि को देखते ही कहा तुम फिर यहाँ आ गए? हाँ, जैसे तुम आ गई हो, आदि ने स्माइल करते हुए कहा। देखने में तो कहीं से बीमार नहीं लग रही है लड़की, इसका मतलब बहाने बना रही थी। आदि मन में सोच रहा था। तुम काम धाम नहीं करती क्या? आदि ने टांट मारते हुए सिया से पूछा। करती हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे क्या? सिया ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। तो बीच में एकांश ने दोनों को टोकते हुए कहा मैं जा रहा हूँ तो तुम दोनों मिलकर श्रेया का ध्यान रखना। हो सकता है मैं जल्दी आ जाऊं और प्लीज लड़ना मत। ठीक है, तू आराम से जा, मैं हूं यहाँ, सब संभाल लूंगा। आदित्य ने एकांश को एश्योर करते हुए कहा। सिया ने भी बीच में हामी भरते हुए कहा मैं भी हूं यहाँ श्रेया का ध्यान रखने के लिए, आप फिक्र मत करो। एकांश के दिमाग में यही आ रहा था पता नहीं कहाँ है ये लड़की, अब क्या नया तमाशा है। वैसे भी ऑलरेडी 2 बार हम पर अटैक हो चुका है, कहीं इस बार फिर से किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। इधर यष्टि एकांश का बेसब्री से इंतजार कर रही थी अपने खूबसूरत प्लान के साथ। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड